ब्लॉग लेखन प्रवीण बरदापुरकर जी ने ये लिखा हुआ है। अपने विचार अपने मत व्यक्त करने के डिजिटल माध्यम है ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी का निर्माण इंटरनेट के महाजाल के कारण हुआ है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से, मुद्रित मतलब छपे हुए, पब्लिश्ड माध्यम के वाचकों से, वाचक मतलब पढ़ने वाले, से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में। देखिए, ब्लॉग लेखन, पोर्टल और वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टल और वेबसाइट, ये तीन माध्यम आजकल के डिजिटल माध्यम हैं जिनके द्वारा लोगों की रीच जो है, जो लोगों की पहुंच है, वो ग्लोबल हुई है। पत्रकारों की, राइटर्स की। आजकल के समय में लोग प्रिंट की हुई किताबों को कम पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटलाइज्ड जो बुक होती है, ई बुक के फॉर्मेट पे मिलती है। आजकल तो अलग अलग प्रकार की ना बुक्स आप लोगों को मार्केट में उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको इंटरनेट में मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी पे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत फैला हुआ क्षेत्र हो गया है कि अपने विचारों को डिजिटल फॉर्मेट पे लाकर लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि डिजिटली पढ़ने वालों की संख्या किताबी है ना, जो छपी हुई, पब्लिश की हुई बुक्स है, उसकी संख्या से ज्यादा है। और ये कौन पढ़ते हैं? आजकल की जवान पीढ़ी, यंग जनरेशन के लोग। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है आपको? ज्यादातर राइटर्स है, उन लोग अपने ब्लॉग लिखते हैं। अमिताभ बच्चन साहब इसमें सबसे श्रेष्ठ नाम है। हजारों ब्लॉग लिखे उन्होंने अभी तक, हर दिन वो ब्लॉग लिखते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो भी ब्लॉग लिखते हैं, हर दिन लिखते हैं। और उनके ब्लॉग की रीच बहुत हायर लेवल पे है। अच्छा, ब्लॉग लिखने पर ये प्रोफेशनली आप ब्लॉग राइटर भी बन सकते हो, उसका पैसा मिलता है। अब ये आएगा इस पार्ट में, इसमें धीरे धीरे बात आएगी कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो बहुत सारी फिर एडवर्टीजमेंट की चीजें आती है, बहुत सारे आपके जैसे रीडर्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपका लेवल बढ़ता है और आपको उस हिसाब से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। फर्क पड़ता है। और लेखक यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि ब्लॉग के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। ब्लॉग लेखन में आप जिससे भी जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उसमें शब्दों की संख्या कम नहीं होती है, आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं। ट्विटर पे लिखते थे ना पहले, तो शब्दों की सीमा होती थी। अब वो शब्दों का जो गिनती है उसको बढ़ा दिया उन लोगों ने। पहले जब इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते थे किसी को तो एक लिमिटेशन होती थी मैसेज की, अब वो लिमिटेशन को उन लोगों ने और एक्सपांड किया हुआ। लेकिन ब्लॉग लेखन में किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना लिखना चाहे अपने ब्लॉग में, जो लिखना चाहे अपने ब्लॉग में आप लिख सकते हैं। जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। ब्लॉग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जस्टिन हॉल नाम के व्यक्ति ने। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। जॉन बर्गर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस ब्लॉग शब्द के लिए वेबलॉग नाम इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ब्लॉग शब्द को स्थापित कर उसे व्यवहार में लाए। 1999 में पीटर मेरहोल्स नाम के व्यक्ति ने ब्लॉग शब्द को एस्टैब्लिश किया और उसको इस्तेमाल में लाया। भारत में सन 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते ये माध्यम लोकप्रिय हो गया। इंडिया में 2002 में ब्लॉग लेखन शुरू हुआ और धीरे धीरे देखते देखते लोकप्रिय हो गया। ब्लॉग लेखन एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। देखो, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ब्लॉग लेखन। सबसे पहले आपको डोमेन लेना पड़ेगा, ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना पड़ता है। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट करके, मिला के, रख के हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेन खरीदिए, अपना टाइटल रजिस्टर्ड करिए, उसके बाद जो आपने लिखा है उसको सर्वर से कनेक्ट कर दीजिए, राइट। उसके बाद जिस तरह से आप ब्लॉग लेखन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो झंझट का काम है कोई बात नहीं, तैयार ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में ब्लॉग बनाने की इजाजत देती है। आप उनके वेबसाइट पे जाके ब्लॉग बना सकते हैं और आप वहां पर अपना ब्लॉग लेखन कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। उसके बाद आपने नाम अपना रजिस्टर कर दिया, फिर आप ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे। लेकिन ब्लॉग लिखोगे तो किसी सर्वर पे डालना पड़ेगा ना। सर्वर पे मतलब जहां से वो ब्लॉग दुनिया में पहुंचे, तो वो सर्वर आपको लेना पड़ेगा।
इसीलिए कई वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको ये सर्विस देती है। सर तो उनका क्या फायदा है? उनको एडवर्टीजमेंट मिलती है। अभी तुम फेसबुक देख लो, फेसबुक से जो मेटा कंपनी है, मार्क जकरबर्ग की कंपनी जो है, उन लोग अरबों रुपया कमा रहे हैं। कैसे सर? एडवर्टीजमेंट देखते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे तो होंगे आप लोग। इंस्टाग्राम जब आप लोग अपने दोस्त की स्टोरी देखते हो, एक स्टोरी देखी, जब वो स्टोरी खत्म हो गई, सेकंड में जाने से पहले आपको एडवर्टीजमेंट आती है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है ऊपर, वो पब्लिक डोमेन वाला नाम रहेगा, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो जो स्पॉन्सर्ड है उन लोग पैसा दे रहे हैं ना कंपनी को, समझे? तो आप फ्री में इंस्टाग्राम पे इसीलिए। हाँ, ब्लॉग लेखन एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट करके हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो आपसे फीस लेंगे और आपको ब्लॉगिंग सिखाएंगे। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन उन लोग पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे आपसे, फीस लेंगे। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, अत्यधिक पढ़ना, चिंतन, सोचना तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। देखो, ब्लॉग लेखक के पास अलग अलग टॉपिक होने चाहिए। आप एक ही जैसे टॉपिक पर बार बार ब्लॉग लेखन नहीं कर सकते। विपुल पठन होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा यूनिक पढ़ना होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में उसने कुछ पढ़ा है, उसके बाद जानकारी है। तुम लिखोगे तब ना जब तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे पास जानकारी होगी तब लिखोगे ना। दूसरा, चिंतन, सोचता है, विचार करता है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है। तीसरा, भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए, उसकी अच्छी लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। भाषा सहज और प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ना चाहेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। देखो, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक फ्लो होना चाहिए लैंग्वेज में, कि जब पढ़ने वाला पढ़े तो उस शब्द में, उस प्रवाह में बह जाए, पहला। दूसरा, लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, रेफरेंस होना चाहिए चीजों का। तुमने कहां पढ़ा, तुमने कहां सुना, तुम अगर कोई बात बोल रहे हो तो उसका रेफरेंस कहीं से कहीं तुमको लेकर जा रहा है, तो वो कहां से मिला है रेफरेंस, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होता है, कि एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी, आपने यादों की बातें की, आपने इंसिडेंट्स बताए, तो उससे पढ़ने वाला कनेक्ट करता है। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा, ऐसे अनेक विषय शब्दांकित किए जा सकते हैं। अगर मान लो आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिख रहे हैं, तो कब आप पहली बार उससे मिले, कैसे उससे दोस्ती हुई, कैसे बातचीत हुई, उसने आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित किया, इंप्रेस किया और इंस्पायर किया, कितना आपको बदला, उसकी आदतें क्या थी, वो किस तरह बोलता था, चलता था, रहता था, जीता था। उस सारी के सारी बातों की डिटेल आपके पास होनी चाहिए और उन सारी बातों को लेकर आपको शब्दांकित करना चाहिए, उसको लिख कर टाइप करके ब्लॉग बनाना चाहिए। ब्लॉग लेखन में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बांकपन, सुंदरता ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। चीप वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, हमने कल भी पढ़ा था। फीचर लेखन हो, ब्लॉग लेखन हो, है ना, हमने पढ़ा था ना, पल्लवन हो। क्लिष्ट शब्दों का, गंदे, चीप, हल्के शब्दों का प्रयोग मत करो। साथ में भाषा में सुंदरता होनी चाहिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आप जो शब्द बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ निकले, भले वो उर्दू के हो, हिंदी के हो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो भी ब्लॉग आप बना रहे हो उसकी भाषा वैसी खूबसूरत होनी चाहिए। निरंतर लेखन से लेखक की एक शैली विकसित होती है और पाठक को प्रभावित करती है। लगातार लिखने से तुम्हारी एक राइटिंग स्टाइल बनती है जो पढ़ने वालों को इंप्रेस करेगी। लगातार लिखने से, जब आप लगातार लिखते हैं ना, तो एक राइटिंग स्टाइल बन जाएगी, आपकी लिखने का तरीका बन जाएगा और वो फिर पढ़ने वालों को इंप्रेस करेगा। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई व्याकरण की गलती नहीं। राम अंदर घर में गया और कुर्सी पर बैठा, ऐसा बोलना है। राम अंदर घर में गई और कुर्सी पर बैठ गया, तो शब्द गलत है ना, वाक्य का संयोजन गलत है। गलत जगह पर आपने गलत व्याकरण का इस्तेमाल किया तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या लिखता है यार, गलत लिखा हुआ।
तो आपको व्याकरण की गलती नहीं करनी चाहिए, ब्लॉग लेखन में इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। आक्रामकता, एग्रेसिव, गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। ब्लॉग लेखन में जो आपको फ्रीडम मिला है उसका गलत यूज मत करो। और आज के समय में तुम देख लो, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जितने लोग कमेंट लिख रहे हैं वो चीप और वल्गर शब्दों में लिख रहे हैं, चीप और घटिया शब्दों में, गंदे शब्दों में। अपने दोस्त के लिए भी अगर वो कुछ कमेंट लिख रहे हैं उसमें भी गाली गलौज हो रही है, हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये ब्लॉग लेखन में नहीं चलेगा, लोग पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आपकी लैंग्वेज वैसी सुंदर और खूबसूरत होनी चाहिए, अश्लील शब्दों का और गाली गलौज का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। ब्लॉग लेखक को किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना एक गंभीर अपराध है। याद रखना, ब्लॉग लेखन में आप किसी भी व्यक्ति पर, सेलिब्रिटी पर, कोई भी व्यक्ति हो, उसको गाली नहीं दे सकते, उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, उसके बारे में रूमर्स नहीं फैला सकते, उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं लिख सकते जिससे उसकी रिस्पेक्ट को, समाज में जो उसका आदर है उसको ठेस पहुंचे। आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते ब्लॉग लेखन में जिसमें समाज में तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमानों में आपस में कुछ तनाव हो जाए, एक जाति के दूसरी जाति के साथ कुछ झगड़े शुरू हो जाए। आप ब्लॉग लेखन में ऐसी बातें नहीं लिख सकते। बिना सबूत के किसी पर भी ब्लेम करते हो ना, ये अपराध में आता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को बोलोगे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने की है, तो सबूत क्या है आपके पास? और अगर सीबीआई के पास सबूत होता, नारकोटिक्स ब्यूरो के पास सबूत होता, तो रिया चक्रवर्ती को छोड़ते क्यों? अरे नहीं सर, मेरे को मालूम है। कैसे मालूम है? आपको मालूम है केस हुआ है एक यूट्यूबर पे, उनका चैनल सस्पेंड किया है। आपको पता है, जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली, वो जेल से रिहा हुई, तो उस यूट्यूबर पर उसने केस किया कि तू बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया, तेरे पास सबूत क्या है? वो सबूत दे नहीं पाया, तो पेनल्टी दे दी, लाखों करोड़ों की पेनल्टी दे। KRK का नाम सुना है? कमाल आर खान, आपने उस पर केस किया मानहानि का। डिफेमेशन का होता है, डिफेम करने का केस, और वो केस सलमान खान जीत गए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कमाल आर खान को कि भाई अगली बार सलमान खान से रिलेटेड उनकी फिल्म, उनका प्रोग्राम, इनकी पर्सनल लाइफ, इनके घर वालों के संबंधित तू कुछ भी नहीं बोलेगा सोशल मीडिया पे, ना लिखेगा, वरना तेरे को जेल भेज देंगे। तन्मय भट्ट, कैरी मिनाटी, सब पे केस हुए। कैरी मिनाटी ने क्या किया मालूम है? जो रोस्ट करना होता ना, रोस्ट, देखो भाई ये अपना कल्चर नहीं है, इंडिया का कल्चर रोस्टिंग नहीं है। आप किसी का मजाक कर सकते हो, आप उसका मजाक उड़ा नहीं सकते, और स्पेशली उस व्यक्ति का जो आपसे उम्र में बड़ा है, आपके पिता की उम्र का है, और वो हर व्यक्ति को गाली दे रहा है, ऊट पटांग बातें कर रहा है। वो है कौन? क्या लेवल है उसका? कौन पसंद करता है उसको? ये जवान छोकरे छोकरियां जिनको गाली सुनने में और गाली देने में मजा आता है, क्या सेंस है उसकी बातों में? गाली निकाल दो, कैरी मिनाटी का प्रोग्राम फ्लॉप है। गाली हटा दो, हिंदुस्तानी भाव को कोई पूछेगा नहीं। तो तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? गालियां? कौन सुन रहा है? ये जनरेशन, ये जनरेशन, नई जनरेशन, टीनेजर लड़के लड़कियां। तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? एक पूरी जनरेशन को उनकी लैंग्वेज में करप्ट कर रहे हो। कभी सोच के देखना, जिस तरह इन लोगों की लैंग्वेज है, अगर तुम्हारी मम्मी ने खाना बनाया, उसमें नमक ज्यादा कम हो गया, और तुम्हारी यही लैंग्वेज तुम्हारे मन में बैठी है, कल को अपनी मां को गाली दे सकते हो, और घर में बीप नहीं होता ना साउंड। गाली साइलेंट नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं दे सकते? सर ऐसा थोड़ी हम लोग मम्मी को गाली देंगे। अरे तुम्हारे मन में वो गाली चलती है। तुम्हारा माइंड इतना लैंग्वेज में करप्ट हो चुका है कि नॉर्मल शब्दों में भी तुमको सेक्सुअलिटी दिखती है। गौर करो ना, घर में कई बार तुम्हारे साथ ऐसी बात हुई है। मैं कहूंगा आइए ना, तशरीफ रखिए, तो आपको लगेगा मैं हिप्स की बात कर रहा हूं। तशरीफ रखना मतलब विराजना, बैठना, पधारना। तशरीफ लाइए मतलब पधारिए, ऐसे नहीं कि अपने हिप्स उठा के लेकर आओ। लेकिन तशरीफ शब्द गंदा हो गया। सर गंदा कब हुआ? एक चैनल आता था सब टीवी, श्री अधिकारी ब्रदर्स का चैनल था वो, जिन लोगों का मी मराठी चैनल चलता है। श्री अधिकारी ब्रदर्स ने वो चैनल सोनी टीवी को भेज दिया, इसीलिए अब वो चैनल सोनी सब है, SAB, श्री अधिकारी का A, ब्रदर्स का B, सब टीवी। उस पर एक प्रोग्राम आया था लाफ्टर चैलेंज, जिसमें कपिल शर्मा वगैरह अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसमें गुजरात से आए हुए कॉमेडियन ने
ये कॉमेडी पेश की थी कि अगर हम लोग अपने हिप्स को तशरीफ नाम दे दे तो मुहावरे कैसे बदल जाएंगे। तो बोलते तशरीफ लाइए, और सिद्धू बैठे थे और उनके बाजू में शेखर सुमन बैठते थे जज बन के, और वो हंस के पागल हो जाए। इसका अर्थ सोचो, तशरीफ लाइए मतलब हिप्स अंदर लाइए, तशरीफ रखिए मतलब अपने हिप्स रखिए, अपने हिप्स नीचे रखिए, तशरीफ उठाइए मतलब हिप्स उठा के चले जाओ। तो शब्द गलत हो गया। उधर से ये शब्द जो है ना करप्ट हो गया। चलो एक बात बताता हूं, एक गाना है, कोई भी गाना, उसके अंदर दिल शब्द आता है ना। अब दिल का मतलब हार्ट होता है ना। अगर मैं हार्ट की जगह पर दिल का मतलब हिप्स ले लूं, सुनो ना, अगर मैं हार्ट की जगह पर दिल का मतलब हिप्स ले लूं, तो आपको मालूम है सारे गाने कितने वल्गर और कितने अश्लील और कितने सेंसलेस हो जाएंगे। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, अब दिल का मतलब हिप्स है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल दिल है कोई शीशा तो नहीं, एक ठेस लगी और टूट गया। वल्गर हो जाएंगे अर्थ, एक शब्द का अर्थ बदल दो, गाने वल्गर हो जाएंगे। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया, खत्म। कभी समझे लैंग्वेज में कितना पावर है, भाषा में कितनी शक्ति है। एक शब्द का अर्थ बदलो, एक शब्द सोचो खाली, एक शब्द बदले, भाषा में बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है। प्लीज याद रखिएगा इसको। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा वक्ता 10 सहस्त्रेषु, अच्छा बोलने वाला 10,000 में एक पैदा होता है। आपको गंदी शब्दों का, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करना है जिससे किसी भी दो अलग अलग समाज के लोगों में तनाव हो जाए, झगड़ा हो जाए। ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। अगर ब्लॉग लेखन लिखते समय आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो ना, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं वही आपके प्रचारक, पब्लिसिटी करने वाले लोग बन जाएंगे। वो माउथ पब्लिसिटी होती ना, सबसे बड़ी पब्लिसिटी अगर कोई है, माउथ पब्लिसिटी। सर पुष्पा देखे, सर पुष्पा, अरे क्या पिक्चर है सर, माउथ पब्लिसिटी है। 300 करोड़ कमा लिया पिक्चर ने, अभी भी रनिंग है। गौर करो, फिल्म में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से फिल्म बनाई गई है ना, उसके बारे में जो पब्लिक का ओपिनियन आया, क्योंकि जब आप पुष्पराज कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखते हो तो ये लगता है कि यार ये तो अपने गली मोहल्ले में चलने वाला बंदा है। यूपी बिहार के लोग ऐसे होंगे, मजदूर लोग, पेड़ पौधे काटने वाले, सब्जियां उठा के सिर पे उठा के बाजार तक लेके जाने वाले, गरीब लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले। ऐसा लगता है भाई ये तो अपने एरिया का लड़का है। लुक भी वैसा है, कंधा उचका हुआ है। देखो वो हीरो मटेरियल नहीं है, वो एक सिंपल साधारण एक लोअर मिडिल क्लास आदमी है, गरीब कह सकते हैं, और उसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी माँ के साथ अन्याय हुआ है। और अब वो किसी के सामने मैं झुकेगा नहीं साला, क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसने देखा है कि उसकी माँ किस तरह गिड़गिड़ा रही थी जब उसका बाप मरा था, और इन लोगों को दर्शन करने भी नहीं देता आखिरी। समझे आप? एंग्री यंग मैन का जब कैरेक्टर आया था ना अमिताभ बच्चन साहब का, उस समय समाज में वो गुस्सा था अमीरों और गरीबों के बीच में, इसलिए अमित जी की फिल्में इतनी हिट हुई थी उस समय। और अभी सेम सिचुएशन है, क्यों मालूम है? कोविड की वजह से। जब इधर हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे कोविड की वजह से, तब फिल्म स्टार्स और नेता लोग मालदीव्स में जाके एंजॉय कर रहे थे। गुस्सा है अभी गरीबों में। साला हमको बोलते हो दुकानें बंद करो, और नेताओं के बच्चों की शादियों में लाखों की भीड़ होती है, क्यों? अन्याय नहीं चलेगा, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं बाहर निकलेगा, खत्म हो गई ना। कैरेक्टर इतना मैच कर रहा है ना कि लोग उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, और जिस फिल्म से पब्लिक रिलेट करे वो फिल्म सुपरहिट है। सिंपल है।
बाहुबली में क्या था, माँ के लिए बेटा कुछ भी कर सकता है, त्याग। कौन सा घर है जिसमें किसी औलाद ने अपने माँ बाप के लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है? इसीलिए बाहुबली का कैरेक्टर भगवान जैसा बन गया ना, कि माँ ने बोली ना निकल जाओ, लड़की के साथ निकल जाओ, घर में नहीं आना वापस, ठीक है। भगवान राम है ना यार, निकल गए घर से, माँ ने बोला ना, माँ का वचन कैसे तोड़ूंगा, माँ के लिए कुछ भी, निकल गया। तो वो कैरेक्टर कहीं हिट किया अंदर लोगों के इमोशन को, कि यार मैंने भी कम सेक्रीफाइस किया क्या अपने मम्मी डैडी के लिए। कनेक्ट हुआ, जो फिल्म से बंदा कनेक्ट हुआ वो फिल्म हिट होगी। टाइम पास देखिए मराठी, टीनेज लव स्टोरी देखो ना, लड़के को एक लड़की से प्यार है, पता चल जाता है। एक्चुअली वो जो प्रेम होता था ना वो 90s में होता था, अभी वो उस तरह का प्रेम नहीं होता है। वो 90s में वैसा प्रेम होता था, लड़की का बाप आता है, उसको मालूम पड़ जाता है शाकाल, नया है यह, अरे क्या नया है यह, हम कुछ बोल रहा है वह कुछ बोल रहा है, नया है वह। मैंने 2-3 बार देखी वो फिल्म, तो लोगों ने रिलेट किया। टाइम पास पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 80 करोड़ रुपया कमाया था, मराठी फिल्म, और दूसरी फिल्म थी सैराट, 100 करोड़। मैं पढ़ता हूं, मैं जानकारी लेता हूं ऐसी फिल्मों के बारे में, इंटरेस्टिंग फिल्म। तो रिलेट करोगे, ब्लॉग लेखन में आपने अगर अच्छी भाषा में लिखा, लोगों को अपने से कनेक्ट किया, तो वही लोग आपके पब्लिसिटी करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। वो आपका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बन जाएगा। वो लोग माउथ पब्लिसिटी करेंगे और उस माउथ पब्लिसिटी से आप तक रीडर्स पहुंचेंगे। क्लियर है? आगे, एक पाठक दूसरे से और दूसरा तीसरे से सिफारिश करता है और पाठकों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। क्लियर है यहां तक? ब्लॉग लेखक ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि के द्वारा कर सकता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। देखो, ब्लॉग लेखक खुद अपनी लिखने की पब्लिसिटी कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, एडवर्टीजमेंट भेज सकता है, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा आप अपने लिखे हुई चीजों को पब्लिसाइज कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो। आकर्षक फोटोज के साथ, तस्वीरों के साथ, विषय सामग्री अगर हो तो वो जो ब्लॉग लेखन है वो ज्यादा खूबसूरत बनता है, और जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स है, वाचक है, वो आपके ब्लॉग का इंतजार करते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का पाठक वर्ग व्यापक होने के कारण इससे अच्छी आय होती है। ब्लॉग लेखन से पैसा भी आता है। इंग्लिश और हिंदी के रीडर्स बहुत है, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग लेखन लिखोगे तो हजारों लोग उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आपका इनकम का सोर्स बनना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी अपने अनुभव, एक्सपीरियंस, संघर्ष, स्ट्रगल, सफलता, सक्सेस तथा विचार, सोच विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकता है, बांट सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ आपका, 2 साल आपकी पढ़ाई का कितना लॉस हुआ, आप अपने अनुभव लिखते हुए ब्लॉग लेखन करना शुरू कर सकते हो। रीडर्स आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। पॉलिटिकल जो ब्लॉग होते हैं वो ज्यादा लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स एक ज्वलंत विषय है, जलता हुआ हॉट टॉपिक है। क्रिकेट, फिल्म्स, पॉलिटिक्स, ये 3 विषय पर जब भी आप ब्लॉग लिखोगे ना, कभी बेकार नहीं जाएगा। और चौथा, धर्म का लिखोगे ब्लॉग तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आपकी अगर जबान फिसली, आपकी अगर पेन में कुछ गड़बड़ हो गई, लिखते लिखते गलत शब्द लिख दिया, श्वेता तिवारी पर केस हुआ है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है। देखो, उनका जो सेंटेंस था ना, वो सिर्फ ये था कि जो एक्टर है, जो पहले भगवान कृष्ण का रोल कर रहे थे, अब वो हमारे फिल्म में कोई दूसरा रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो संदर्भ दिया वो गलत दिया। तो श्वेता तिवारी ने क्या किया, लिख के दे दिया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। केस वापस हो गया, खत्म हो गई बात। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। पॉलिटिकल ब्लॉग पर अच्छा प्रतिसाद मिलता है, रिस्पांस मिलता है। शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। यात्रा वर्णन, ट्रैवलिंग के लिए, आत्मकथात्मक, ऑटोबायोग्राफिक ब्लॉग और विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। फिलोसॉफिकल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते हैं। एजुकेशनल ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते हैं। पॉलिटिकल ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब
अब ना ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 99 पेज नंबर 99 आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, उसमें लिखा हुआ है ब्लॉग लेखन कैसे करते हैं। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। पहला, इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलिए, जाइए, क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करिए, अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, नए पेज पर टाइटल यानी शीर्षक दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। उदाहरण देखो कैसे, sameerkashmiri.blogspot.com। थीम का चयन कीजिए, मतलब ऐसा थीम आपको लेना है, जो भी आपका नाम है प्यारे मोहन, तो आपको लिखना पड़ेगा प्यारेमोहन.blogspot.com। क्लियर है? अच्छा, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, आपका ब्लॉग तैयार है। क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया ना, ब्लॉग तैयार होगा। अब जो लिखना है लिखो। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, ब्लॉग लेखन आवश्यक सावधानियां, पृष्ठ क्रमांक 99। कौन सी सावधानियां आपको रखनी है ब्लॉग लिखते समय? पहला, ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। जब आप ब्लॉग लेखन का टॉपिक चुने हुए तो ये चुनना कि भाई किस पर आधारित है, कौन सा टॉपिक आप चुन रहे हो जिस पर आपको लिखना है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक होता है। जो भी समाज की एक रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन है, समाज की अच्छाइयां है, समाज की बुराइयां, उसको ध्यान में रखकर आपको ब्लॉग लेखन लिखना होगा। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो, वो समाज घातक ना हो। समाज की भलाई के लिए तुम्हारे ब्लॉग हो तो चलेगा, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला ब्लॉग मत लिखना। क्या आपने किसी धर्म के बारे में गाली दे दी, किसी जाति के बारे में बुरा बोल दिया, ऐसा मत करना। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। जो फ्रीडम आपको मिला है ब्लॉग लेखन के लिए, उसका सही तौर पर इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। क्लियर?